तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा जरा, कोई एक आइडिया, जस्ट एक ओवरव्यू। लास्ट क्लास किस किस ने नहीं लगाई? एक, दो, दो फेसेस तो नए लग रहे थे मेरे को। और बाकी सब पुराने हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हाँ, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, लास्ट बोलो। और 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 मेरी आंखों में स्क्विंट है। पूछ रही हूँ, मैंने कहा शायद देखती इधर हूँ बोलती उधर हूँ, तो बात अलग है। बोलो है। आप और मैं हमराही हैं, वैसे स्पेक्स वाले हैं, तो हमें लगता नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बोलो, क्या क्या लास्ट क्लास में क्या किया? और और कुछ एक्स्ट्रा इससे अलावा? यस, डिमोटिवेटेड एक्सप्लॉयटेशन। वो भी बताएंगे क्या होती है। जो नए हैं हमारे साथ, उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगाओ कि हाँ, ये तो मेरे को दुखी कर गया। अभी मैं एज इंडियन तो मेरे को ये सुनना नहीं चाहिए था। कोई ऐसा पॉइंट? एक एक एक, हाँ बोलो। उन्होंने हमारा ट्रेडिशन यूज किया इंडिया में आने की, उसके बाद फिर इंडिया में पहले गेस्ट बने, ठीक है, फिर पार्टनर बन गए, फिर ओनर बन गए, फिर एक्सप्लॉइटर बन गए। ठीक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दी थी कि आप एक एक चीज, एक व्यू मिल जाए आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का नाम मैंने एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया था। ठीक है, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी, आ इंडियन इकोनॉमी, मैं आंखों से जिसको देखती हूँ प्लीज। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट, दोबारा से बोलो। इंडिया की कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट्स उनकी स्टडी, उनकी स्टडी करना इज इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्टडी को वैसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो होल सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स है ही है, ठीक है ना। अब बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पर स्टेजेस में बांटा था। मैंने फर्स्ट स्टेज बोली थी जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे, हम राजे थे, बड़ा बढ़िया अर्न कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ग्रेन्स हमारे बहुत अच्छे थे, सोना चांदी में हम खेल रहे थे, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। अब लोगों में हम ये बता रहे हैं, ये लिख सकते हैं? यस यू कैन, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, दैट मीन्स जब पहली स्टेज थी, पहली स्टेज में क्या था हमारा? ब्रिटिशर्स नहीं थे, हम अपनी मर्जी के मालिक थे, और हमारे पास अबंडेंस में था। मैंने उस टाइम एग्जांपल ली थी, उस टाइम पर पॉपुलेशन उस टाइम पर ज्यादा थी, लेकिन एज प्रोपोर्शनेट टू रिसोर्सेज वो कम थी। समझ रहे हो? अगर मैं आपसे, मैंने लास्ट क्लास में क्या था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना वो कितने भाई बहन थे, ठीक है ना, वो 5 7 तो मिनिमम होते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था उस टाइम की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इसलिए वो बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, भी हमारा वंश कौन चलाएगा। समझ आ रही है? दैट मीन्स ये एक क्राइटेरिया था। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? जब हम बहुत ज्यादा यंग, यूनिक, हमारे पास एसेसरीज बहुत अच्छी, हमारा ग्रेनरी सिस्टम बहुत अच्छा, हमारे टेक्नोलॉजी उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे थे, दैट इज थ्रू आवर हैंड्स, थ्रू आवर माइंड्स। अगर मैं बात करूं, हमने बहुत बार देखा होगा, सब फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत बहुत ऐसे पेजेस होते हैं, यहाँ पर आप इंडियन हेरिटेज को लाइक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ वही चीज चलाओ, लेकिन डिपेंड करता है आप किस किस कम्युनिटीज को लाइक कर रहे हो, कौन कौन पेजेस को लाइक कर रहे हो। सपोज अगर आपने कोई पेज इंडियन हेरिटेज का लाइक कर रखा है, तो आपको उसमें बताया जाएगा कितने इंडियन टेम्पल्स पुराने थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था। कई कई टेम्पल्स, मैंने नाम भूल गई उस टेम्पल का, अभी याद आएगा तो बताऊंगी, कि एक टेम्पल ऐसा इंडिया में जहां पर जो पिलर, जिन पिलर्स पे वो टेम्पल खड़ा हुआ है, वो पिलर्स हवा में है। दैट इज आर्किटेक्चर। क्या डिजाइन होगा, क्या दिमाग लगाया होगा कि जिस हिसाब से वो चल रहा है। दैट मीन्स उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, या उस टाइम पर जो ड्रेनेज सिस्टम था या माइंड था, वो एक स्लो सिस्टम पे था, लेकिन फिर भी बहुतों से बेटर था। इसको देखकर, इसके हमारी पॉजिटिविटी को देखकर, हमारी पॉजिटिविटी में क्या क्या आते थे? हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारे मसालाज, हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज,
ठीक है। और हमारा मेटल जो इंडस्ट्रीज ने बोला आपको, कॉइन्स, ये सब चीजें आती थी। इसके बाद उन्होंने हमें अट्रैक्ट हुए हमें देखकर, भी आओ हम जाके एंटर करके देखते हैं। फिर हम भी बहुत अच्छे हैं, अतिथि अतिथि देवो भव, हमने एंटर किया उनको, हमने उनकी नीड्स को केटर करने की कोशिश की। देन हमने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने हमारे को देखा देखी हमारे साथ एंटर हुए, एज गेस्ट एंटर हुए थे। देन दे बिकम पार्टनर्स, आफ्टर दैट ओनर्स के बाद एक्सप्लॉयटर। पहले स्टेज थी गेस्ट, आओ जी वेलकम, ठीक है। सेकंड केस था हमारे पार्टनर्स बने, आधा काम आपका आधा काम हमारा, हम भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, हमें हेल्प हो रही है। और हमने हेल्प क्यों ली, हमने हेल्प इसलिए ली, हमारा भी ड्रॉबैक था कि हम इतने टेक्नोलॉजी टेक सेवी नहीं थे। वो जो चीजें लेकर आ रहे थे वो हमारे पास थी ही नहीं। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो हमारे पास बैलगाड़ी थी, उनके पास मोटर गाड़ी थी। मैं यहाँ पर कार वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, मैंने यहाँ स्पेसिफिकली यूज किया मोटर गाड़ी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो मोटर गाड़ी थी वो स्पेसिफिक मोटर से चलती थी, उसको उस टाइम पर मोटर गाड़ी ही कहा जाता था, उसको हम कार या किसी और इंजन कार नहीं बोला जाता था, मोटर गाड़ी ही वर्ड यूज होता था, इसलिए मैंने मोटर गाड़ी वर्ड लिया। ठीक है, इसको आउटडेटेड मत लेना, मैं जो जो वर्ड ले रही हूं मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने ये वर्ड क्यों लिया। और आप सेम वर्ड ले सकते हो, यू कैन यूज मोटर गाड़ी, यू कैन यूज मोटर कार, आप कर सकते हो यूज उसमें। समझ आ रही है? मैं पेपर लिखना भी बताऊंगी, लेकिन और ये बताऊंगी कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको हैंडल कैसे करना। समझ में आ रही है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमें क्वेश्चन नहीं आता होता, तो उसको हैंडल करना है, उसके लिए भी वर्डिंग्स बताऊंगी, क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर आ रहे थे हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ। ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके हैं, एज गेस्ट आए, पार्टनर्स हमने रख लिया, आधा काम उनका आधा काम हमारा, बड़े अच्छे से रिलेशनशिप चल रहे हैं। नेक्स्ट उनको लगा ये तो बेवकूफ है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उससे पहले इनका ओनर बना जाए ताकि ये हमारी जी हजूरी करे। फिर हम हमारे ओनर बने, फिर ओनर हमने ओनरशिप दे दी उनको, साथ साथ हमें काम दिया गया, हम काम करते जा रहे। फिर उन्होंने हमारी प्रेसिडेंशियलशिप थी, जो राजा महाराजा का स्ट्रक्चर था वो सारा खत्म कर दी। उन्होंने कहा नहीं, वॉइस रॉयज आएंगे, नाम सुना होगा वॉइस रॉयज का, पुरानी मूवीज में सुना होगा, आपने अपने 10th तक के हिस्ट्री में भी सुना होगा। ये वॉइस रॉयज आए, इन्होंने सब होल्ड कंट्रोल और मैनेज करना शुरू कर दी। अब राजा महाराजा की प्रोविंसेस खत्म, अब राजा महाराजा उनके अंडर चलते थे, प्रोविंसेस रखी हुई थी सिर्फ एक स्टैम्प साइन के लिए, दैट्स इट। फिर जब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एज डीमोटिवेट एक्सप्लॉयटेशन शुरू की। मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिए थे, डीमोटिवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। डीमोटिवेशन क्या है कि पहले तो उसको निकम्मा कर दो कि तुमसे घटिया कोई है ही नहीं, मतलब उनको इतना डिग्रेड कर दो कि वो काम करते सोचे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। मतलब ये आप सिंपल सी बात मैं हमेशा बोलती हूँ, तुमने अगर किसी बच्चे से एज टीचर काम करवाना है ना, प्रेज हिम ड्रास्टिकली, तो बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, टीचर बोलती है ना, ऑसम, वाओ, क्लैप करवा दिया। बचपन में क्लैपिंग कितनी अच्छी लगती थी हमारे को, क्लास में हो जाए वाओ, घर में आके इतना सुनाते थे कि हाँ भाई हमने आज हमारी क्लैपिंग हुई है। इस दिन द सेम वे अगर आप किसी को डिमोटिवेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस हिलेगी ही हिलेगी। अगर मैं हल्की सी आपको डाइवर्ट करूं, आपने वो कौन सी पिक्चर थी लास्ट जिसमें सुशांत सिंह था, छिछोरे, देखा? माइंड से खेले और माइंड से जीते, सबने देखी हुई, मुझे ये नहीं पता। अब आपको मैम आपने ये एग्जांपल ली, यस, बिकॉज इफ वी डू मैनेजमेंट ऑल्सो, हमें अपने एम्प्लॉयज या उस फैक्टर्स के दिमाग पे स्ट्राइक करना है। जब तुमने दिमाग पे स्ट्राइक कर लिया, अगला बंदा अच्छे से तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा और काम भी करेगा। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया, इंडियंस को पहले एक्सप्लॉइट करने से पहले इनको कहा डिमोटिवेट कर दो, आपका तो कपड़ा ही नहीं अच्छा, आपकी तो ज्वेलरी नहीं अच्छी, आपकी तो ये सिस्टम नहीं अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, 4 व्हीकल्स नहीं है, आप अब भी बैलगाड़ी पर चल रहे हो, मतलब ऐसे डिमोटिवेशन देकर फिर कहा कि हम क्या करें। अब मुझे कोई बार बार कहे कि काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा है, तो मैं क्या करूंगी, सोल्यूशन दो भाई, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो सोल्यूशन क्या दिया गया, हमारा से हमारा सामान लो, परफेक्ट मार्केटिंग स्किल। ठीक है, उन्होंने वैसे सामान परचेज करना शुरू किया, पर अब समझना है, सामान तो परचेज हो रहा था
लेकिन ये देखो रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे थे, रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे थे, और वो भी थाली में परोस कर खुद डिलीवर करने जाते थे विदाउट एनी डिलीवरी एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब उसके कोई डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करते थे हम। समझ आ रही? आज के में कैरियर इनवर्ड कैरियर मैंने पहले भी बताया था, वो हम खर्चा डालते हैं P&L में कि हमारा खर्चा है, नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। हम क्या करते हैं उस टाइम पे? नहीं, हमने इसको करना शुरू कर दिया, ऐसे काम हमारा चलता गया। एक्सप्लॉयटेशन हुई, कितने सालों तक एक्सप्लॉयटेशन हुई, फिर कुछ इक्का दुक्का लोग जागे, उसके बाद जाकर हमारी जो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई 1942 के टाइम की बात कर रही हूँ, असहयोग आंदोलन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेट। यस। इसमें क्या था, कौन बताएगा? नाम सुना होगा, दोबारा बोलो। हाँ, उनसे मतलब असहयोग मतलब, और एक्सप्लेन करो कोई। मतलब उनकी बात नहीं सुनते थे, मतलब जैसे हाँ, बाइकआउट कर दिया था फॉर्म। असहयोग मतलब हमने उनका सहयोग, उनकी हेल्प किसी तरह से नहीं करनी है, ना एज कंज्यूमर ना एज सप्लायर। ठीक है, मैं एज कंज्यूमर अगर ब्रिटिश गुड्स को यूटिलाइज कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उनको उनका पैसा दे रही हूँ ताकि वो अपने गुड्स को परचेज करें, कैपिटल गुड्स बनाए, सब कुछ करें। मैंने वो चीज अब करनी बंद कर दी, लेकिन उस स्टेज पर करी जहां पर इंडिया ऑलरेडी खाली हो चुका था। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ईव का है, ईव मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस, जो इवनिंग है, यानी कि वो इवनिंग 14 अगस्त 1947 की बात नहीं कर रहे हैं। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि वो बात कर रहे हैं अर्लियर 2-3 ईयर्स पहले, यानी नियर अबाउट 43 to 47 के बीच का टाइम, जिस टाइम पर हमारी इंडिया का स्ट्रक्चर क्या था, हमारा इंडिया फील क्या कर रहा था, प्लस हमारे इंडिया के रिसोर्सेज क्या थे। अब मैंने पहली चीज बताई थी, जब इंडियन हमारे ब्रिटिशर्स नहीं थे, फिर वो आ गए, किस तरह से स्टेजेस में रहे, अब हम उसको भेजने की तैयारी में हैं। 42-43 के पास आ चुके हैं हम, अब हम उनको किनको भेजने की तैयारी में? ब्रिटिशर्स को, कि जाओ अपने घर, बहुत देर आपने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया, अब हम उनको भेज रहे हैं। उस टाइम पर हमारा स्टेटस क्या था? सबसे बड़ा स्टेटस हमारा उस टाइम पर ये था कि हमें उनके रिसोर्सेज का टेस्ट लग चुका था। समझ आ रही है? अब मैं सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आज हम टच फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फोन खराब हो जाए, हालत खराब हो जाती है, इतना इतना हम एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और वेरी करूं, आज मेरे पास ये फोन है, टच फोन है, इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चल रहा है। बाई चांस फोन खराब हो गया, बाई चांस ठीक करा, और घर का कोई पुराना फोन 3G या 2G पड़ा मेरे पास, और उसमें सिम डालना पड़ रहा है। समझ रहे हो? यानी कि टेस्ट में बेटर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पुराने पे सेटल होना पड़ रहा है फॉर टाइम बीइंग। इंडिया की वो हालत थी। समझ रहे हो? ध्यान कहाँ है? पक्का रिवाइंड बैक दे दूंगी मैं सारा। मैंने पहले कहा ये जो स्टेज है ना, ये इस पे तो झट से रीड हो जाता है कौन कितना पढ़ रहा है। मैंने कहा ये सितंबर तक मैं यहाँ हूं, फिर कॉइन रोटेट होगा, फिर बताऊंगी मैं कि कैसे सर पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अब सिचुएशन वो थी, हम इंडियंस उनकी मशीन वर्क, उनकी अदर इंडस्ट्रीज, हमने उनको टेस्ट कर लिया था, अब वो सब कुछ साथ लेके जा रहे थे, हम सिर्फ एज कॉपी कैट्स उनको देख सकते थे। वो क्या लेकर जा रहे हैं, किस तरह के मशीनरी है, किस तरह के इनके सीड यूटिलाइज हो रही है, अगर वो उस टाइम पर कैसे एग्रीकल्चर कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, वी कैन ओनली सी। वो सिचुएशन थी हमारी एट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर बोल रही हूँ, ईव का मतलब है नॉट एट द स्टेज ऑफ 14 अगस्त 1947। मैं उसकी शाम की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम द ईयर 43 और 42 to 47 इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। ठीक है, और अगर वो ना आते, अरे पॉजिटिव पॉइंट बताओ, अगर वो आ गए तो देखो नुकसान भी हुआ, एक्सप्लॉइट भी किया, लेकिन अगर वो ना आते
डेवलप नहीं होता। ये बॉम्बे टू थाना की जो पहली ट्रेन चली, ये पॉसिबल ही ना होती। ठीक है, आज तुम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे चल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ देम। ठीक है ना, थैंक यू करना चाहिए किसी का, लेकिन अच्छी बात है एक्सप्लॉइट अपनी मर्जी से हुए। आज भी हम क्या कर 1991 की एलपीजी की पॉलिसी के बाद हम अभी तो हम यूज कर रहे हैं, इतने फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम तरीके से कर रहे हैं। और तरीका क्या है? वी चार्ज मोर एंड मोर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज। हमने एग्जिम पॉलिसी, EXIM, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जिसे हम एग्जिम पॉलिसी कहते हैं, वो पॉलिसी हमने थोड़ी हार्ड कर दी। अर्लियर 1991 के टाइम पर 200% हमने टैक्स चार्ज किया था ऑन एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। 200% मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो कितने की खरीदने पे कितने के एंटर हो गया? 200% ऐड करूं तो हाँ 300। वेरी गुड। यानी कि कोई इंसान ऐसा होगा 300 रुपए की बेचने के काबिल बनेगा, यानी 300 की कॉस्ट होगी तो एंटर कर पाएगा। हाँ, एक और पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं, मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ थोड़ा सा। एक हम इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं ना, हमारा थोड़ा हॉरिजन चेंज होगा, बहुत बढ़िया हॉरिजन रखना है हमने। और हमने प्लस पॉइंट हमने ये देना है कि हमने जो सोचना है ना, पहला तो सोचना है कि पैसा, दूसरी स्किल, तीसरा नॉलेज, चौथा अडॉप्शन ऑफ दैट नॉलेज, पांचवा टेन्योर या लिंगर ऑन टेन्योर ऑफ द नॉलेज, भी आप उस नॉलेज को लिंगर ऑन कर कितना चला सकते हो। अब फायदा मैं बताती हूँ उनके आने का, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा भरने का। एक तो आपको पता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट लेते हैं तो उसमें उसके टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं 20 रुपए का चिप्स खा रही हूँ 20 रुपीज का, तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें सारे टैक्स मैं ही भर रही हूँ। खर्चा किसी ने भी हो लेकिन पल्ले मेरे पड़ रहा है वो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वो 200 रुपीज भरकर एंटर किया होगा। सपोज कोई चाइनीज टॉय है, बेबी टॉय है, 200 रुपए 100 रुपए का टॉय था उसकी अपनी कंट्री में, जब मेरी कंट्री में एंटर हुआ तो 300 रुपीज का। ठीक है, और उस टॉय में ऐसी बात है कि वो यूएस मेड टॉय, मेड इन यूएसए और मेड इन इंडिया टॉयज को compete कर रहा है। हम पेरेंट्स लेकर देते हैं अपने बच्चों को, आप तो जो बड़े हो गए हो, मेरी डॉटर छोटी है तो वो अभी भी उसको टेनिस टॉय लेके देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं होती हमारे पास, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट में बेटर। और हमें पता है कि घर आते सार शायद घर भी ना पहुंचे टॉय, रास्ते में ही होता है, ये भी दुख नहीं लगता फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, 200-250 खर्च किया था। अगर वही मेड इन यूएसए टॉय हो तो वो कम 2-2.5-3 हज़ार से कम कोई स्टार्ट टॉय नहीं होगा। और जो वो तोड़ा है रास्ते में तो आधा हार्ट फेल हो जाएगा भाई। घर तो ले आते, पैकिंग तो खोल लेते। अब अपॉर्चुनिटी मार्केट वाइड हो गई, मार्केट में ऑप्शन हो गई, बहुत सारी मार्केट है जहां 70 रुपीज मार्केट है। वो उस टाइम पर नहीं था क्योंकि हमने अपनी बाउंड्री क्लोज कर दी थी। क्या दूध का जला तो छाछ भी पी सोच के पीते ना, और मुंह जल गया किसी का तो पानी भी लगता है उसको मुंह में। तो वो चीज हमारी कंट्री मैंने सोचा उस टाइम पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे दिमाग में आया कि हमारे पास हमारा एग्रीकल्चर कहाँ है, हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ है, वो सब हमने देखना शुरू किया। अब मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ अपने चैप्टर पर। ये सारी इंट्रोडक्शन देने का पर्पस क्या था? जब कोई क्वेश्चन नहीं आता, समटाइम्स वी हैव टू मेक द इंट्रो और अटैचमेंट, एक्स्ट्रा अटैचमेंट डालनी होती है ना, तो इकोनॉमिक्स में वो गप्पे नहीं चल सकती। इकोनॉमिक्स की एक चीज है कि इसमें गप्पे चल ही नहीं सकती, टीचर बिग गोला करेगी और जीरो। अगर मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को अब भी याद है इस चैप्टर पे इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है। और बच्चा अगर कोई झूठ बोलेगा मेरे को पता चल जाएगा इसने यहाँ ब्लफ मारा हो। सच बोल रही हूँ, और आपके स्कूल टीचर्स तो और रेगुलर होंगे फिर। समझ रहे हो? इसीलिए तरीके से टीचर को भी जब उल्लू बनाना है ना तो तरीके से वो भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन जनवरी में, नहीं तो फिर मुझे उल्लू बना दोगे। ठीक है कि नहीं? बताऊंगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, ईच एंड एवरी वर्ड बताऊंगी कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन आता है लेकिन कंप्लीशन में नहीं है। ऐसा तो होता नहीं 30-32 क्वेश्चन सारे परफेक्ट आते होंगे।
100 मार्क्स वाला पेपर जो होता है ना, अगर मेरे को मिला पेपर दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें 100 मार्क्स बच्चे ने, इंडियन इकोनॉमी में मेरे पास बच्चों ने लिए हुए 100 मतलब 50 उसमें 50 उसके। मैक्रो में आने आसान है, डायग्राम्स होते हैं, नशन कम है, बहुत सपोर्ट हो जाता है, पंगा डालता है हमारा इंडियन इकोनॉमी, सिर्फ लिखना आना चाहिए। और जब मैंने इतनी कहानी का इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे क्या था, बी अ स्टोरी राइटर। स्टोरी लिखी है, उसको स्टोरी को समझो, उसको ऑप्ट करके लिखना शुरू कर दो। अब बात हो रही है, यहाँ बात करें बिफोर द ब्रिटिश रूल। बिफोर द ब्रिटिश रूल मतलब मैंने वही फर्स्ट स्टेज बता रही हूँ, उस टाइम पर हम क्या थे, कहते इंडियन इकोनॉमी जो 18th सेंचुरी में थी, हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ये एग्रीकल्चर होल्डर थी। क्यों? क्योंकि हम सब डिपेंडेंट ही एग्रीकल्चर पे थे, आज भी हैं। आज भी आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो वेरी फर्स्ट टाइम ये आएगा 60 to 70% पीपल आर एंगेज इन योर प्राइमरी सेक्टर। अब थोड़ा सा एलेबोरेट हो चुका है, अब हम प्राइमरी सेक्टर यूज करते हैं, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, बी वेयरिंग आती ना, ये सारी चीजें इसमें आनी शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स अब हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ गया है। आपको पता है, आपने सब लेमन ग्रास का नाम सुना, देखी है, घर में किसी के है? वेरी गुड, यूज करते हो किस में? चलो पूछ लेते किस में, चाय में के अलावा, चाय के अलावा? यही पता है, ग्रीन टी वगैरह लोग बना लेते हैं उसकी, लोग नॉर्मल चाय में डाल लेते हैं वो, ठीक है ना, फ्रेग्रेंस अच्छी आ जाती है। आज की प्रेजेंट डेट में 2022 में लेमन ग्रास इज द फर्स्ट एंड द ओनली जो आपकी ग्रास है दैट इज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। क्यों? अभी नहीं, कुछ 5 to 7 ईयर्स के बीच में ही एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई है। अर्लियर लोग क्या करते थे, ऐसे घास पड़ जाती थी, उसके ऑयल्स बने, अब उसके ऑयल्स, उसके फेस ऑयल्स, कितना कुछ बनता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने उस चीज की इंपॉर्टेंस जाननी है। अब मैंने बताया आपके घर में 3 या 4 लोग हैं, 5वीं मैं हो गई, 6 घर लेमन ग्रास है, और मेरे घर में भी नहीं थी, मैंने भी किसी के घर चाय पी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फ्रेग्रेंस अच्छी है, हालांकि लेमन ट्री वाला तो हम तो बहुत कुछ यूज कर रहे थे, लेकिन ये तो ना अपने घर की चीज, तो उसको देखकर मैं एक प्लांट लेकर आई भी, नहीं ये घर में होना चाहिए, ठीक है ना। एज इट इज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और कितने फार्मर्स हैं जिन्होंने और चीजों को छोड़कर लेमन ग्रास पे फोकस किया। यानी कि मेरा बताने का पर्पज ये है कि जो हमारी अर्लियर 18th सेंचुरी में थी, वो अब क्या है, प्राइमरी सेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखो, जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको ब्रिटिशर्स का बता रही हूँ, मैं आपको मिड का बता रही हूँ, मैं आपको एट प्रेजेंट का बता रही हूँ। रीजन, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है ऑन द वैल्यू बेस्ड, या क्वेश्चन आ जाता है इनडायरेक्ट कि एट प्रेजेंट सिनारियो इस कंटेक्स्ट को आप कंपेयर करो। यानी कि वो कह सकते हैं 18th सेंचुरी के एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कंपेयर करो विद द प्रेजेंट प्राइमरी सेक्टर। अब बच्चे क्या समझेंगे, एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर वन द सेम थिंग, लेकिन प्रेजेंट केस में प्राइमरी सेक्टर इज नॉट बाउंडेड विद योर ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर। समझ में आया क्वेश्चन को सॉल्व करने का ढंग? जब हम सैंपल पेपर्स करेंगे या एग्जाम टेस्ट लूंगी तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे क्लास में जो सुना होगा ना, मेरा पेपर आसानी से संभाल लूंगी। अगर नहीं सुना होगा तो एक आधा क्वेश्चन तो ब्लंडर करोगे करो। समझ आ रही है? दैट मीन्स जो भी आप लिख रहे हो उसमें ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। मैंने यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ उन्होंने कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इवॉल्व किया था, जिसमें से उनकी वो कॉटन इंडस्ट्री, अभी सिल्क नहीं लिया मैंने, ओनली कॉटन। अर्लियर कॉटन को वो एज रॉ कॉटन यूटिलाइज करते थे। जब ब्रिटिशर्स आने वाले थे, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करूं, तो उस टाइम पर वो रिफाइंड कॉटन यूटिलाइज कर रहे थे। आज की डेट में आप सबके घरों में जब किसी को चोट लगती है, हम लोग जो कॉटन लेकर आते हैं केमिस्ट शॉप से, वो रिफाइंड कॉटन है। रॉ कॉटन देखिए कभी, जिसमें कुछ दाने से होते हैं काले काले से। अगर मैं, अब तो जमाना ही नहीं रहा, अर्लियर तो रजाइयां, बेड बेसिस जिसे हम बोलते हैं गद्दास, वो भी आप वो
उसी कॉटन के बनते थे, रॉ कॉटन के। आज को तो स्टफ्ड आते हैं, परचेज किया, वो पैक करके लिफाफा खोला और बेड पे चढ़ा दिया उसको, लेकिन हमें अंदर नहीं पता होता अंदर क्या डला हो। अर्लियर लोग खुद बनाते थे, अगर आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो खुद कहेंगे यस हम क्विल्ट्स अपनी खुद की बनवाते थे। आज के लोग बनी बनाई परचेज कर लेते हैं। वो कॉटन उस टाइम पर ज्यादा हाईलाइटेड थी एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, फिर मेटल इंडस्ट्री, उस टाइम पर मेटल में था हमारा मोस्टली कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन तो लास्ट में आता है क्योंकि राजे महाराजे लोहा यूज करेंगे हम। आज की डेट में आपके पेरेंट्स को कहा जाए ना भी ये चीज हमने आयरन की लेनी है, तो कहेंगे नहीं नहीं ये चीज हमने जो बड़े होंगे, ठीक है ना, बहुत रेयर होंगे, मजबूरी है जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें वो आयरन ही चाहिए। लेकिन अर्लियर अर्लियर लोग मोस्ट प्रॉबली कॉपर को यूटिलाइज करते थे फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑल्सो। एक ये शॉक प्रूफ है, ठीक है, दूसरा इसकी लाइफ ज्यादा है, इस पे जंग नहीं लगती। समझ आ रही है? ये मैं 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। उस टाइम पर मेटल्स कौन सी थी? आपका गोल्ड, ठीक है, आपका सिल्वर, फिर आपका क्या है ये कॉपर। नेक्स्ट प्रेशियस स्टोन वर्क्स। स्टोन वर्क्स उस टाइम पर कौन कौन से थे? वो स्टोन वर्क्स जिसमें आपके पास सारे स्टोन्स आ गए, इवन की डायमंड्स ऑल्सो। डायमंड में भी उस टाइम पर अनकट डायमंड्स का ट्रेंड। अनकट डायमंड्स होते क्या है? कोई बता सकता है? मैं बताऊंगी क्या होता है, कोई सुना हो? गर्ल्स को तो पता होगा अनकट डायमंड्स क्या होते हैं। yes, not shaped, not polished, not proper buffered। बफर्ड समझते हो, जो घिसा कर उसको साफ करते हैं ना, वो चीज नहीं थी। और वो रॉ फॉर्म में था ना, वो रॉ फॉर्म की वैल्यू ज्यादा थी। उस टाइम पर अनकट डायमंड्स, अनकट रूबीज, इवन अनकट डिफरेंट एमर्ल्ड्स, ये सारी चीजें उस टाइम पर हाईलाइटेड थी। मैं क्यों बता रही हूँ, इनका आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, उस टाइम पर क्या था और इस टाइम पर क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने बता दिया आपको। परफ्यूमरी, यहां पर परफ्यूमरी को एप्रोप्रिएट वर्ड दूं, दैट इज इत्र। यहां परफ्यूम हरा वाला नहीं है डीओ क्या या कुछ और ले ले, नो, एक्चुअल अतर्स एंड इत्र, जो एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ योर फ्लावर्स, योर अदर हर्ब्स, जो लेमन ग्रास की बात की तो इसका भी इत्र बनता है। और इतना जो आप कभी अगर आपको मौका मिले ना तो कहीं पर देखना, चंडीगढ़ में कोई इत्र शॉप हो, आप उसके पास से निकल नहीं सकते, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होती। और आप उस इत्रस को यूटिलाइज अपने कपड़ों में भी नहीं करते, स्किन पे, और वो भी बिल्कुल माइनर से ड्रॉप, वही आपको दूर से फ्रेग्रेंस कर देगी। अगर कपड़ों पे किया तो अगरबत्ती बन के घूमोगे। समझते हो ना? अगरबत्ती देखिए कि नहीं, मैंने शायद मेरे जमाने की है, देखी हुई है, चलाई भी हुई है, उसका फील भी लिया हुआ है, बस वैसे से लगोगे आसपास घूमते हुए, अगर वो ज्यादा लग गया तो। समझ आ रही है? दैट मीन्स परफ्यूमरीज, योर सिल्वर, मेटल, गोल्ड। अब यहां पर मैंने जो मेटल इंडस्ट्रीज ली है, उसमें वो इंडस्ट्री ली है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर ट्रेडिंग, जहां पर ऑल्टरेशन, या तीन वर्ड लिए मैंने। मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, सबको पता है। ट्रेडिंग बनी बनाई चीज को बेच देना, वायर्स, बर्तन, यूटेंसिल्स, आपके ये और ऑर्नामेंट्स भी है। इवन कि उस टाइम पर जो उनके एनिमल्स थे या पेट्स थे, उनको काफ्स को या उनके फुट पे जो कार्विंग होती थी, वो चीज भी इन दीज टाइप ऑफ मेटल्स। आयरन नहीं यूटिलाइज होता था, मैं फिर बोल रही हूँ, दे प्रेफर फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रेशियस स्टोन वर्क्स बता दिए मैंने। नेक्स्ट है परफ्यूमरीज एंड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। ये उस टाइम पर इंडिया का हमारा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, अब हमने ब्रिटिशर्स को एंटर करवा दिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके हैं। अब उसने पहला रीजन बताया है, जो ब्रिटिशर्स हैं आपके, वो हमने उनको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उनको एंटर किया। क्यों? रीजन ये था, मैंने पहले बताया, जब तक वो ना आते वी कैन नेवर बी अ गुड कंज्यूमर ऑल्सो।
अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना तो सेकेंडरी है, पहले बोला कंजम्पशन, प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, किया है ना हमने, ये 3 कंपोनेंट्स किए इकोनॉमिक्स के। पहले कंजम्पशन क्यों लेते हैं? बिकॉज कंजम्पशन इज अ मदर ऑफ एवरी प्रोडक्शन। जब तक लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं होगी। एक बार लास्ट बैच में बच्चा आएगा, मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब प्रोडक्शन हो गई तभी वो कंज्यूम करेगा? अदरवाइज आप कैसे मान सकते हो कि प्रोडक्शन हुई नहीं, कंजम्पशन पहले ही हो गई? इसका सिर्फ वन एंड ओनली आंसर ये है कि वी आर द पीपल हु बॉर्न, हु लिव विद द नेचर। अर्ली मैन ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया था, पेड़ से उतारा और अब कहें जी प्रोडक्शन हुई थी तो कंजम्पशन हुई। लेकिन अर्ली मैन ने ढूंढा क्या कंज्यूमेबल है, इतनी चीजों को टेस्ट किया होगा, इसीलिए ये कंसेप्ट आया कि कंजम्पशन पहले होगी देन प्रोडक्शन। ठीक है, ये रीजंस पता होने चाहिए। कि अगर बच्चे बड़े अच्छे क्वेश्चन पुट करते हैं, आप तो सुनते हो प्रवचन सुना रहे हैं मैम, कोई सवाल ही नहीं है मन में। सवाल आने चाहिए धीरे धीरे, मैम पूछो आप, मैम ऐसा क्यों है, हो सकता है शायद मेरे को ना भी पता हो, मैं भी कहूँ आई टेक दिस क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। होते हैं ना टीचर्स बोलते हैं ना कि बेटा सोच के बताऊंगी, होता है ऐसा भी, पर मैं सोचूंगी नहीं, गूगल जिंदाबाद है। नहीं तो आप हो ही ना ढूंढ के बता दोगे। मैं ये कह रही हूँ कि डिस्कशन कितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए भी बेटर होगा, समझ रहे हो? और दूसरी बात, हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी लग्जूरियस लाइफ को बेटर बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को एंटर करवाया, एंटर हुए, और हम उनके लिए एक फीडर इकोनॉमी बन गए। फीडर इकोनॉमी मींस हमने उनको फीड करना शुरू कर दिया, हमने उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया विदाउट चार्जिंग एनी कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके घर छोड़ के जाते थे, भी सामान ले लो, और बड़े खुशी से वो खरीदते थे। एंड दे चार्ज आर मनी लेस, हमें पैसा कम देते थे व्हेन दे प्रोवाइड द सेम फिनिश प्रोडक्ट एट द हायर कॉस्ट। चाहे वो शर्ट है, चाहे वो कॉटन से कुछ बन रहा है, या कोई थ्रेड वर्क है, या कोई बेड शीट्स हैं, कुछ भी, एनीथिंग, वो चीज हमें वो महंगी पड़ती थी। नेक्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इस पे 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इसको 2 वर्ड्स को तोड़ रही हूँ, कॉलोनियल एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन पता है आप सबको, ये भी डिमोटिवेट एक्सप्लॉयटेशन है। पहले हमें कॉलोनीज में बांटा गया, क्यों? उन्हें लगा था कि वी हैव द पावर ऑफ यूनिटी, एकता में बल है, ठीक है, बट दे प्रेफर टू मेक अस इन अ डिफरेंट कॉलोनीज। वो कॉलोनीज बनाई इन्होंने, जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज को इन्होंने डिफरेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू देयर सेक्टर्स। जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी उसने कहा कि नहीं, आप डिफरेंट सेक्टर्स को कॉलोनीज में बांट दो और उन कॉलोनीज को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉइट करो। अब मैं किसी आईटी वाले बंदे को पकड़ूं और उसको कहूं खाना बना दे, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। वो कहेगा जी आता ही नहीं है, वो बनाएगा नहीं, बस वेस्टेज करके जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने आईटी वाले बंदे को पकड़ा, उसको एक लैपटॉप दे दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैंने कहा भाई इसको सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ डाल, वो डालता जा रहा है, फिर करप्ट होता जा रहा है, डालता रहा, फिर, ये एक्सप्लॉयटेशन है। उसको उसके लेवल को जानकर एक्सप्लॉइट करना, समझ रहे हो? एक बंदा कुक है, शेफ है, उसको वो लैपटॉप ठीक कर दे, नहीं पॉसिबल। वो कहेगा जी मेरे को आता ही नहीं है, और काम खराब कर देगा। मैंने क्या किया, शेफ को सुबह से लेकर शाम तक किचन में खड़ा रखा, ये बना वो बना वो बना ये बना, बिजी रखा, उसको बैठने का टाइम नहीं दिया। काम उसके इंटरेस्ट का था, लेकिन उसके लेवल पे जाके उसको एक्सप्लॉइट किया। यही फंडा था ब्रिटिशर्स। उन्होंने कॉलोनीज अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग देखी भी, किस पर्सन में क्या क्वालिटी है, उसको उसी में बाउंड करके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? व्हाट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन? कॉलोनीज को बांटना अकॉर्डिंग टू फीचर्स, अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस, अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड्स, अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड्स। दोनों में फर्क है।
एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, कोई बता सकता है क्या होता है फर्क? किसी को बताओ, कैन व्हाट इज एटीट्यूड एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड? नहीं पता, कोई बात नहीं, पक्का नहीं पता, शुरू करें, मैं बताऊं फिर। एटीट्यूड क्या होता है? बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, एरोगेंट, बहुत सारे ऐसे हमने एडजेक्टिव्स लिए हैं। एप्टीट्यूड क्या है? किसी नई चीज को सीखने की चाह या उसकी अडेप्टेशन। अब मुझे कहा जाए, सपोज एग्जांपल ली जाए, मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज मुझे कहा जाए हेलीकॉप्टर उड़ाओ, मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिखा भी दोगे, महीना बिठा दोगे ना, मैं नहीं सीखूं, ठीक है। एप्टीट्यूड नहीं है मेरा, मुझे कहा जाए 4 व्हीलर सीख लो, ठीक है मैं चला सकती हूँ, लेकर आना है पंचकूला से यहाँ लेकर आना है, आई कैन मैनेज, मुझे 4 व्हीलर सिखा दो, मैं सीख लूंगी। तो 28 डेज का जो कार वाला लाइसेंस वाला आएगा वो सिखा देगा मेरे को, और अच्छे से गाड़ी चलानी आ जाएगी, समझ रहे हो? बिकॉज माई एप्टीट्यूड इज देयर। अगर मैं इसको और लेमन की लैंग्वेज समझाऊं, आपका किसी चीज को देखने का नजरिया अगर पॉजिटिव है, देन यू हैव द एप्टीट्यूड टू लर्न समथिंग न्यू। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? अगर आपका एप्टीट्यूड साइंस का होता तो एट प्रेजेंट आप फिजिक्स की क्लास में बैठे होते। आपका एप्टीट्यूड, आपने को देखो स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, वो क्या होता है? वो यही होता है, चेक वेदर दैट पर्सन कैन बी अडेप्टिव टू दैट नेचर। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भी एटीट्यूड के साथ साथ एप्टीट्यूड भी देखा। आप कहोगे मैम उस टाइम पर उनको नॉलेज थी, यस। चाहे हमारी संस्कृति, हमारा करंट सब कुछ बढ़िया है, बहुत पुराने हैं हम, लेकिन लिखना पढ़ना से जो इवॉल्वमेंट, रिमेम्बरेंस, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ये वर्ड लिए गए हैं बिकॉज दे हैव इम्प्रिंटेड, तो उससे पहले तो हमें आता ही था। समझ आ रही है? दैट मीन्स कि वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अकॉर्डिंग टू आर मतलब इंडियंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने सब कुछ उसको उसमें वेरिएशन में देखा। फिर अब उस सेक्टर में बात कर रही हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर, जब ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके थे, यहां बात हो रही है ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके थे। उस टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था? वी वर स्टेगनेंट, क्योंकि हमें डीमोटिवेशन के साथ साथ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। वो जो कह रहे थे सल्यूट करके हम वही प्रोड्यूस कर रहे थे। जिसने आपने इंडिगो का नाम सुना होगा, घरों में इंडिगो यूज होता है आज की डेट में? नहीं होता, सोच लो। यस, कलरिंग में होता है, प्लस आपके घर में उजाला, नील, रानी पाल, टीनो पाल यूज होता है। देखना प्लीज वॉशरूम में जाके। या मम्मा वेनिश यूज करती हैं आजकल, न्यू स्टाइलिश वर्ड है वेनिश, ये सब भाई बहन ही है। वेनिश थोड़ा सा और इलेबोरेटिव और थोड़ा सा स्मार्ट है, जरा क्लीन है, पिंकिश कलर की बॉटल में, स्मार्ट सी बॉटल में आता है, लेकिन है उसी का भाई यही। आज की डेट में भी वो यूटिलाइज हो रहा है। और आपको पता है जब वो हमें कहते थे कि आपने ये प्रोड्यूस करना है, हमारे पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती थी प्रोड्यूस करने की। और जहां पर इंडिगो या ऐसी चीजें प्रोड्यूस हो जाती थी, वहां पर कुछ और प्रोड्यूस, वो लैंड ही खराब हो जाती थी। लैंड के 10-10 फीट नीचे तक आप इंडिगो निकाल सकते थे। सोचो वो लैंड 10 फीट के नीचे तक कितनी खराब हो चुकी होती है, ठीक है। इंडिगो तो उग ही सकता था, इंडिगो तो, पर कितना इंडिगो गालोगे? उनको इंडिगो क्यों चाहिए था? क्योंकि उनके ब्रिटिश आर्मी की जो ड्रेस थी दैट इज ऑफ ब्लू कलर। उनको पता था कि हमने अपनी कंट्री में उगाया, हमारी लैंड खराब, हमें तो हमेशा ब्रिटिशर्स को, और हम जैसे लोग क्या होते हैं, कपड़ा जब तक पूरा पोंछा या डस्टिंग के लिए नहीं बन जाता, चलता है तब तक, होता है ना। लेकिन वो रिवाइटली उनके जो ड्रेसेस चेंज होते थे, अपग्रेडेशन होती थी, वो ड्रेसेस को रिन्यू किया जाता था जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंडिगो। क्वालिटी इंडियन इंडिगो की ज्यादा बेटर थी क्योंकि लैंड बड़ी अच्छी थी, ठीक है। उस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था हमारा। नेक्स्ट है जमींदार एक्सप्लॉयट द कल्टीवेटर्स। यहाँ पर टिलर्स को इवॉल्वमेंट हुई।
टिलर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा जरा मेरे को? पीजेंट्स। पीजेंट्स। जमींदार्स कैन नॉट बी पीजेंट्स, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं। लैंडलेस लेबर्स। और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड आसपास वो लैंडलेस लेबर्स एक्सेप्टेड है। जब नहीं कोई आता ना फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर भी अप्रोप्रिएट। क्या टीलर्स? बोलो बोलो, गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एग्जाम में मार्क्स काट लूंगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं मेरी, ना मैंने असेसमेंट दे ली, ठीक है ना। गलत ही होगा। गलत से पता क्या होगा, एक तो आपके पास ऑप्शन आएगी बोलने की, दूसरा कई बार क्या होता है कि आपके पास वर्ड आ जाएगा हाथ में कि नहीं ये मैंने ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकती। जो अच्छे से पढ़ा होगा ना उसके लिए इंडियन इकोनॉमी निकालनी बहुत आसान हो जाएगी। ये तो इससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्यों मैं आउट ऑफ ट्रैक जाती हूँ? मैं अगर ओनली फोकस करूँ ना इंडियन इकोनॉमी को, जहाँ 10 बच्चे बैठे हैं भाग जाएंगे कि मैम आज बोर हो गए। समझ रहे हो? इसीलिए रिवाइंड बैक देके फिर पीछे वापस लेके जाती हूँ। फिर बोलो। जो रेंट यस, जो रेंटल। एक और वर्ड आसपास पहुंच गए हो, ये एक फ्रेज है। कल्टीवेटर इनकम्प्लीट है। वो किसी और के लैंड पे। हाँ, इसको इंग्लिश में बनाओ ना, सोचो। फ्रेज तो उसने दे दी मेरे को, लीज। कल्टीवेटर्स के साथ एक और वर्ड ले लो, रेंटल कल्टीवेटर, जो रेंट पे जगह लेते। ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स थे, दैट इज देयर फीचर, यस अग्रीड हूं मैं। लेकिन जो रेंटल बेसिस पे कल्टीवेटर बनते थे, यानी कि सपोज अगर इसके में 2-3-4 एकड़ जगह है, मेरे पास कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, मेरे पास बीज, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, सीड्स ये सब खरीदने की कैपेसिटी है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड द लैंड, देन आई टेक द लैंड फ्रॉम हिम एज अ रेंटल लैंड। ये उसके बदले में रेंट लेगा। उस टाइम पर क्या होता था, अब हमारे जमाने में क्या होता है, एट प्रेजेंट बताती हूँ क्या होता है। जब आप इसे रेंट लेते हो ना तो आपको प्रॉपर उसका रेंट आप मनी वाइज देता है, चाहे आपकी कल्टीवेशन हो या ना हो। अर्लियर क्या होता था, अभी 18 सेंचुरी या जब ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके थे, उस टाइम पर जमींदार क्या करते थे, उनसे उनकी जो प्रोडक्शन थी, जो कल्टीवेशन थी, उसका वो नियर अबाउट 60-70% ले लेते थे एज रेंट। जो ये मेन एक्सप्लॉयटेशन इनकी होनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट उसने क्या, जमींदार पे। लेकिन पहले 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 कौन थे ये, जमींदार से थे। फिर उस जमींदार के ऊपर प्रोविंशियल जो वॉइस रॉयस थे। ठीक है, पहले टिलर्स, रेंटल कल्टीवेटर। सपोज मैं टिलर हूँ, रेंटल कल्टीवेटर हूँ, ये जमींदार है, एंड उसको मैंने बना दिया आपके वॉइस रॉय। वॉइस रॉय ने फिक्स कर दिया कि आप जो मर्जी रेंट लो ना लो, आई डोंट बॉदर, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उसने उसको अपना हिस्सा दिया, उसका रेंट दे दिया। यानी कि सपोज 20-30% अगर वॉइस रॉयज ले गए या उनकी प्रोविंसेस ले गई, तो जो जमींदार थे वो टिलर्स से, जो रेंटल कल्टीवेटर्स थे, इनसे 60-70% चार्ज करते थे। और ये जो चार्ज होता था, जो चार्ज हो गया, जो इन पे एक्सपेंडिचर होता था, दैट इज ओनली फॉर देयर ओन लग्जूरियस लाइफ। जमींदार अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो खर्च करते थे। अब ये चीज बुक में लिखी हुई है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए खर्च करते थे, बट सोचा जाए एट प्रेजेंट हम जो भी कमाते हैं दैट इज फॉर आवर ओन लाइफ। जब मैं कमाऊंगी तो मैं अपने लिए खर्च करूंगी, अपनी लाइफ को बेटर करूंगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने जो बुक में कहा गया है इसलिए मैंने उसको नेगेटिवेशन में लिया है। लेकिन लॉजिकली हम कॉमर्स वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, तो हम सोचते हैं ना कि जो कमा रहा है तो खर्च तो अपने आप पे करेगा। ये थोड़ी ना सोचेगा भी नहीं जी मैं अपने आप पे नहीं कर तो महान बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होता ना। दैट मीन्स जमींदार क्या करते थे, लैंडलेस कल्टीवेटर से एक्सट्रीम रेंट्स चार्ज करके नेक्स्ट अपने वॉइस रॉयस के पास वो उनको उनका हिस्सा दे देते थे। और इसी कारण जो वॉइस रॉयस को उनका अपना रेंटल पार्ट मिलता था, वो बीच में एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे। वो कहते थे ठीक है जमींदार एक्सप्लॉइट करते हैं, करते जाएं, जमींदार जो लेना चार्ज करता जाए, हमने अब इंटरफेयर नहीं करना। इवन अगर कोई टिलर अपनी, जैसे हम जैसे राजा के पास जाते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेके, अगर कोई टिलर वॉइस रॉय के पास जाता था तो वॉइस रॉय जमींदार के खिलाफ नहीं सुनता था, बिकॉज आई हैव रिसीव माई रेंट, ही और शी कैन चार्ज एनीथिंग। यहाँ पर ही और शी इसलिए लिया मैंने कि उस टाइम पर भी
फीमेल बेटरमेंट थोड़ी बहुत शुरू हो गई। अब मैंने यहाँ पर फीमेल एम्पावरमेंट को भी, वुमेन एम्पावरमेंट को भी ऐड कर दिया है साथ। समझ आ रही है? साथ साथ धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जमींदार टुक द लैंड ऑफ द फार्मर्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू डिपॉजिट द लगान ऑन फिक्स्ड डेट्स। अगर मैं लगान देने के टाइम पर या लगान की डेट पर जब ड्यू है उस दिन नहीं दे पाती थी, तो बिना वेट किए ये माइनर वेट किए जमींदार टिलर्स के साथ, जो टिलर्स थे या टिलर नहीं थे या ऑलरेडी लैंड ओनर थे, उनसे उनकी लैंड वापस ले लेते थे या उनको जब्त कर लेते थे। नेक्स्ट है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कमर्शलाइजेशन शुरू किया। देखो ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज किया। कमर्शलाइज का मतलब क्या होता है, अर्लियर वी आर प्रोड्यूसिंग द कल्टिवेशन या प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स फॉर आवर ओन यूज और वी आर डूइंग ओनली बार्टर सिस्टम, अपने यूज के लिए, या किसी ने बार्टर सिस्टम किया, इक्का दुक्का बोरी लेके उसको एक्सचेंज कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली जो कमर्शलाइजेशन स्टार्ट की थी, दैट इज ऑन द बिहाफ, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ योर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने आपके सामान को बेचने लायक बनाया कि उसको बेचा जा सके, दैट कैन बी सोल्ड। और इन्हीं ने ही, आपकी ब्रिटिशर्स ने ही एग्रीकल्चर मंडीज को डेवलप किया। समझ रहे हो? एग्रीकल्चर मंडीज क्या होती हैं? जैसे हमारे यहाँ पर 26 की मंडी है, ठीक है, ये ऐसी ही मंडीज डेवलप की ताकि, हाँ जी बोलो। टैक्स तो पहले भी जाता था जब ब्रिटिश ने, उससे पहले तो टैक्स जाता था। अर्लियर क्या होता था, देखो जमींदार टैक्स लेते थे, उनकी जो परसेंटेज थी इतनी हाई क्लास नहीं थी। जब मेरे को पता है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा जमींदार है ना, मैंने इसको 100 रुपीज देने हैं एज टैक्स, इसको पता है 100 के 100 मेरी पॉकेट में ही जाने हैं, तो ये 100 ही लेगा। जब इसको पता लग गया कि 50 रुपीज वो चार्ज कर रही है वॉइस रॉय, तो 150 चार्ज करेगा। समझ रहे हो? उसको पता है कि मेरे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, मैंने उसको भी पे करना है, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं? अल्टीमेटली सफरर कौन थे? हम लोग, टिलर्स। समझ रहे मेरी बात को? दैट मीन्स जो ये रीजन अराइज हुआ, इसका मेन पर्पज ही यही था, जस्ट टू एक्सप्लॉयट द टिलर्स। और द स्मॉल लैंड होल्डर्स थे जिसके पास लैंड, स्मॉल लैंड्स थी, उनकी स्मॉल लैंड्स को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना ओवरटेक करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स उनका मतलब पर्पस क्या था कि जितने भी ये हमारे टिलर्स हैं, ये हमारे अंदर, हमारी बाउंड्री में ही रह जाएं, जो हम कहें वही प्रोड्यूस करें, अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस वो ना कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, जब हमारी कंट्री ने एज फीडर इकोनॉमी बात करना शुरू कर दिया, तो हमारी कंट्री के पास क्या हुआ, अपनी कंट्री के पास शॉर्टेज ऑफ फूड होना शुरू हो गया। शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों हुआ? पहले तो अबंडेंस में था, क्योंकि हमने अपनी कंट्री को एज फीडर इकोनॉमी बना दिया। यानी कि हमने क्या सोचा, अपने घर में बाद में सेटिस्फाई करेंगे, पहले हम उसको, अपनी क्रॉप को कमर्शलाइज कर देते हैं। यहाँ मैंने सेल परचेज वर्ड नहीं लिया, ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड नहीं लिया, मैंने यहाँ पर कमर्शलाइज। क्यों बोल रही हूँ? समटाइम्स वी हैव टू स्टिक विद द वर्ड, क्योंकि सेल परचेज में कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट प्रॉफिट का आ जाएगा या लॉस का आ जाएगा, वो चीज यहाँ भी मैंने राइज नहीं करी है। हम अभी प्रॉफिट लॉस की बातों से दूर थे, क्योंकि हमें पहले बेचना नहीं आता था। अब उन्होंने हमें कमर्शलाइज करके बेचना शुरू करा, अभी बेचो। समझ रहे हो? जब मैं कोई स्टिक वर्ड कर देती हूँ, वो चीज अपने दिमाग में कहीं फिट कर लो कि ये चीज मैंने इस पे यही वर्ड लिखना है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी ना, वो चीज क्लिक उस टाइम पर नहीं करेगी। तभी बार बार रिपीट करके बोलती हूँ, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला कि हमारी जो शॉर्टेज ऑफ फूड था, एग्रीकल्चर में हमारे पास टेक्नोलॉजीज बेटर नहीं थी, हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर नहीं थी, और हमारे पास जो फर्टिलाइजर यूटिलाइज हो रहे थे, दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ओनली ऑफ काउ डंग। हम यहाँ पर केमिकलाइज, एसिडिक सॉइल, लैक्टिक सॉइल, इन सबको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में आया हमारा, बाद में डेवलपमेंट्स हुए कि एसिडिक सॉइल है या लाइम सॉइल है, तो कैसे इसको वॉल्व करना है, ये सारी चीजें। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि उस टाइम पर जो सॉइल थी, वो उसको
बाइफरगेट या डिग्रेडेशन में नहीं लेकर जा रहे थे, बट उनका पर्पस क्या था? जस्ट टू इम्प्रूव द कल्टीवेशन फॉर द सेक ऑफ जमींदार्स। ठीक है, जमींदार्स के पर्पस के लिए उन्होंने ये चीजें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने पहले ही बताया था, हम फीडर इकोनॉमी थे, हम उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे। वो क्या करते थे, हमारे को एज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें अपनी जो फिनिश प्रोडक्ट बना के देते थे, दे आर वेरी मच कॉस्टली, वो कॉस्टली थी। अब हमने उसको सस्ता रॉ मटेरियल और महंगी चीजें खरीदने वाला कंज्यूमर अपने आप को बना डाला था। यानी कि वी आर मेकिंग आवर सेल्फ एज फीडर इकोनॉमी एंड एक और वर्ड लिस्ट में कौन सा वर्ड है, वो क्या बोलते हैं, मजबूर की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, फोर्स। मैं स्क्विंट मार, मेरी आंखों में स्क्विंट है, पहले मुझे ये बताया करो, मुझे समझ नहीं आती, मैं देखती इधर हूँ या उधर बोलती हूँ तब, क्योंकि वो बोल नहीं रहा आज उसी को पकड़ रही हूँ, तभी तो मैं जब बोलेगा ना तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे साथ, मैं मैम के साथ बात कर रहा हूँ। आई टू आई कंटेक्ट नहीं बना रहा, वो होना चाहिए। मम्मा कोई बात पूछती है तो क्या कहते, मम्मा ऐसे बात करते, मम्मा सामने है तो ऐसे बात करते हो, नहीं ना, आंख से आंख में आगे कोई चीज मांगते ना, ऐसे अच्छे से मांगते हो कि मम्मा को पता चल जाए कि मैंने कोई चीज मांगी, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ उन्होंने उनको डिपेंडेंट कंज्यूमर्स बना दिया। वो कंज्यूमर्स जो रिलक्टेंट थे, जो उनको बदलने वाली ऑप्शन ही नहीं दी गई थी। अब मुझे पता है कि मैं टाटा सॉल्ट ही यूज करती हूँ, दुनिया का कोई सॉल्ट आ जाए मैं नहीं यूटिलाइज करूंगी। उन्होंने इस तरह की डिपेंडेंसी क्रिएट करी कि लोगों के पास ऑप्शन हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, वी विल बी इन द कैटेगरी ऑफ देयर नेसेसिटी। समझ रहे हो? दैट मीन्स, और हम जो अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए नोन थे, हमारा जो ओनली 1/6 जो 17% नियर अबाउट है, वो हमारे जीडीपी का पार्ट था, दैट इज ऑफ योर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में हमारा सब कुछ आ जाता है, जिसमें हमारे लग्जूरियस आइटम्स, हमारे शो पीस, हमारे क्लोथिंग, ज्वेलरी, ठीक है, ये बहुत कुछ में आ जाता है। दैट मीन्स ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अर्लियर सिर्फ 2 स्टेट्स में थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जिसमें सूरत हाईएस्ट पीक पे था। जहां पर आज आपकी बात करूं, सूरत का कपड़ा, आज डेट में सूरत जाओ तो कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, अगर वो आज डेट में कॉटन जो क्लोथ है वहां पर बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए सूरत एंड महाराष्ट्र जो जूट मिल्स थी वो भी डोमिनेट कर ली थी आपके ब्रिटिशर्स ने, बट स्पेसिफिकली इन बंगाल। बंगाल में जूट का हब माना जाता है, हब, HUB समझते हो? हब क्या होता है? हब क्या होता है? हब क्या होता है? हाउस, आसपास हो बोलो, और कुछ हिंदी में आता है, हिंदी बोलो, कोई चक्कर नहीं, मैंने कौन सा फाइन लगा देना भाई, उससे बात करने दो मेरे को। बोलो हब क्या होता है, समझ आ गया आपको? हाउस, एप्रोप्रिएट वर्ड, आसपास हो। हब बोलो आप। मेन प्रोडक्शन सेंटर, एप्रोप्रिएट मतलब मेन चीज जहां पर प्रोड्यूस हो रही है वो बंगाल था। और जितने भी टाइकून्स वहां जूट के बैठे हुए थे, उन सब को भी ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, वो भी ब्रिटिश फैमिलीज के अंडर ही वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट है, उस टाइम पर पहली कंपनी 1907 में टिस्को बनी थी, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो आज भी एग्जिस्ट कर, तब वो इवॉल्व हुई थी, और उस टाइम पर उन्होंने आयरन और स्टील को इंपॉर्टेंस दी थी। रीजन क्या था पीछे? हम अपने घर में
कॉपर के बर्तन या किसी और चीज के बर्तन यूटिलाइज कर, यूटेंसिल यूटिलाइज कर रहे थे, हमारे नाइफ्स और तरह के थे। तब जब ब्रिटिशर्स आए, जब हमने उनका रहना सहना देखा, तो दे प्रेफर टू यूज स्टील यूटेंसिल्स। जो आज डेट में हम स्टील यूटेंसिल्स घर में यूटिलाइज करते हैं, गिलास में पानी पीते हो ना, वही सेम स्टील यूटिलाइज वो कर रहे थे। उसकी लुक, शाइन, स्टाइल अच्छा लग रहा था। और हमारे पुराने वो ऑरेंज कलर के, ब्राउनिश कलर के गंदे गंदे जो साफ कराने पड़ते, स्पेशली पीताम्बरी से आगे साफ कराने पड़ते थे, वो चीज हमें डिफरेंट लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। सिंपल सी बात है ना, आज में हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, स्टील के बर्तन में खा रहे हैं या आपके मेलामाइन के बर्तन में खा रहे हैं, ठीक है, खाते हैं ना। अगर मेरे सामने कुछ चांदी के बर्तन में खाएगा, मुझे अच्छा लगेगा ना। वही चीज हमारा टेक्सचर उधर था। हमने बेटरमेंट सोची। फिर टाटा की, जमशेद टाटा जी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने उस टाइम पर सोचा कि वी हैव टू ओपन द वन इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टील एंड आयरन, दैट इज इन 1907, टिस्को। अगर टाटा आयरन स्टील कंपनी नहीं याद रहता, टिस्को याद रहता है। टिस्को नहीं, टिस्को और टिस्को। समझ आ रही है? दैट मीन्स कि वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीजें हो गई। और उसमें था कि उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर था, उसके पास आपकी पावर जनरेशन, मैंने रेलवेज को अंडरलाइन नहीं किया पहले, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर पावर जनरेशन का स्टेटस हमारी कंट्री में बहुत ही लो था। लोगों के घर में लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, वो दिए, मिट्टी के तेल दिए वो जला करते थे एट द टाइम ऑफ जब हमारे जो ब्रिटिशर्स एंटर हो गए थे। पावर को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया अपने ब्रिटिशर्स के हाथ में। पर्पस क्या था उनका? एक पर्पस था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज में अगर पावर जनरेशन लाएंगे तो हम यहाँ सेटअप हो सकते हैं। उन्होंने आपका बेनिफिट नहीं, इंडियंस का बेनिफिट नहीं किया। उन्होंने अगर ट्रेन भी लेके आया तो अपना बेनिफिट, इंडियंस के बेनिफिट नहीं किया, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपनी वर्किंग को स्मूथ करने के लिए वो लेकर आए। फिर रेलवेज को ऑप्ट किया इन्होंने, रेलवेज को, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, जितनी भी एड्स टू ट्रेड थी। अब यहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर आप एड्स टू ट्रेड वर्ड ले सकते हो, ठीक है। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि उस टाइम पर था ही नहीं। वहां पर बैंक्स कौन थे? आपके जमींदार, ठीक है, वो आपके बैंक्स थे, उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा दिया। इंश्योरेंस नाम की वहां पर कोई चीज ही नहीं थी, रिस्क कवरेज तो था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड्स टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई बिकॉज वहां पर उन्होंने मशीनरी से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी। हैंडीक्राफ्ट हमारा क्या है, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक बार सबअप कर रही हूं मैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, फिर से रिवाइंड बैक दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज से पहले हमारा क्या है, ब्रिटिशर्स एंटर हुए थे, एंटर हो चुके हैं ब्रिटिशर्स। हैंडिंग हमारी जो एग्रीकल्चर स्टेगनेंट थी, ठीक है, और जमींदार सिस्टम हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन थी, टिलर्स की एक्सप्लॉयटेशन थी। देन ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप्स के लिए हमें फोर्स करके हम फीडर इकोनॉमी बन चुके थे। कैश क्रॉप्स कौन सी होती? वो क्रॉप्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं या जिनकी सिंपल है, जिनकी मार्केट वैल्यू है। सिंपल वे, कैश क्रॉप्स मींस दोज क्रॉप्स हैव देयर मार्केट। अब मार्केट कौन सी? मार्केट मे बी विद इन द बाउंड्री ऑफ अ विलेज, मे बी इन बाउंड्री ऑफ अ सिटी, मे बी इन बाउंड्री स्टेट, और मे बी विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री और इंटरनेशनल, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स को भी वहां सामान भेज रहे हैं। समझ आइए, मैंने कैश क्रॉप को बाउंड नहीं किया, अब यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, क्योंकि वी आर गिविंग देम फूड फैसिलिटीज एंड अदर थिंग, उससे फेमाइंस हुए, टेक्नोलॉजी हमारी डिग्रेडेड थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी, और हम फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, हम फिनिश गुड्स परचेज कर रहे थे, रॉ मटेरियल हम सप्लाई कर रहे थे,
हैंडीक्राफ्ट्स हमारे अच्छे थे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी ओनली फॉर 17%। नहीं याद रहता 1/6, याद रहता है तो 17%। किसको परसेंटेज याद रहती है, किसी को फ्रैक्शन, मुझे बता दो पहले। कोई ऐसा है? नहीं तो हम रिवाइंड बैक करेंगे इसको। ज्यादातर दोनों यूज करना। किसी क्वेश्चन में 17%, किसी क्वेश्चन में 1/6। एक तो वैरायटी, एक तो टीचर लगेगा कि बहुत अच्छा डाटा लर्न कर रखा है सब में, और एक ही डाटा दो बार या से ऐसे नहीं लिखा है ना 17% एंड 1/6, एक बार में इकट्ठा यूटिलाइज नहीं करना। कुछ कुछ चीज पॉकेट से निकालनी है और कुछ कुछ उसको यूटिलाइज करना है, ताकि टीचर को लगे कि इसने यहाँ भी डाटा फिक्स कर दिया, नीचे भी कर दिया, ऊपर भी डाटा इसको आता है। लिमिटेड डाटा करवाऊंगी, लेकिन वो करवाऊंगी जो आपका यूनिवर्सली कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाए। 1/6 और 17% दैट इज ऑफ हैंडीक्राफ्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर जीडीपी। कॉटन में जो आपकी इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ थी? महाराष्ट्र एंड गुजरात, एमजे, ठीक है। नेक्स्ट जूट मिल्स हैं, दैट इज बंगाल, और दैट इज ओनली डोमिनेटेड बाय योर ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट टिस्को इवॉल्व हुआ कब? 1907 को। पब्लिक सेक्टर में कहाँ कहाँ क्या क्या आया था? पावर जनरेशन, रेलवे, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर किसी को और भी याद आ रहा है, वेयर हाउसिंग याद आ रहा है, यू कैन ऑप्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ होल्ड एंड कंट्रोल रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को ऑप्शन दी गई। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड्स जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं, या लेमैन की लैंग्वेज में बड़ी बड़ी मशीनरीज फॉर प्रोडक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। आप बेटा आर्ट्स से हो ना, शायद मेरी टर्म्स कॉमर्स वाली हो जाती हैं, आप मुझे रोक दिया करो कि मैम मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया, क्योंकि ये सारे कॉमर्सन को समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? आप मुझे रोक के बोल दो मैम मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल जाऊंगी, मुझे लगा कि आता है, फिर मुझे याद आया कि नहीं आर्ट्स वाला वर्ड। जैसे कैपिटल गुड्स मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो डिग्रेड हो गया, डिमोलिश हो गया, दे प्रेफर टू मूव ऑन योर मशीन मेड प्रोडक्ट्स। क्लियर है अच्छे से? अब बुक कौन सी लगी हुई आप मुझे पहले ये बताओ स्कूल में, राधा भगना के अलावा? टीआर जैन। वो क्वालिटी नहीं रही उसकी, मैंने भी टीआर जैन ही पढ़ी है अपने टाइम पर, अब क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई। राधा भगना भी है नहीं, राधा भगना किस किस के है के अलावा? स्कूल में नहीं है ऐसा चीज। कोई नहीं, स्कूल में क्या है? टीआर जैन नहीं है, चलो देख लेते हैं वो भी। प्रेफर मत करना, वैसे नोट्स जो मेरे बने हुए हैं वो 3 to 4 बुक्स में से बने हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लगे तो उसको ऐसे रखना, नहीं तो स्टेपल कर देना जहां जहां आपके बुक है। एक ही बुक तैयार करना, हद से हद क्या होगा, बुक मोटी हो जाएगी, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप एग्जाम में बैठो, चाहे वो टर्मिनल्स हैं, आपके यूनिट टेस्ट हैं, कुछ भी हैं, आपके पास एक ही बुक खुली है, क्योंकि जितनी ज्यादा बुक्स होती है ना उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, यहाँ से पकड़ा वहां से पकड़ा, वो याद नहीं रहता इतने में। एक बुक खुली होगी, ठीक है, वो आपको बनानी इजी हो जाएगी। ठीक है, क्लास चल रही है बेटा? थैंक यू। बिजनेस वाले यहीं बैठेंगे, उनके लिए वो पॉज नहीं है।